तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में एंड सॉरी फॉर द शॉर्ट डिले बिगिनिंग सेशन। तो जैसा कि कल हम एक्सेल की क्लास कर रहे थे, तो इसको हम आज आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद आगे नेक्स्ट देखेंगे कि और हम कितना सीख सकते हैं। तो उसके लेने के लिए हमारे जो कि आज के स्पीकर हैं सी ममता मैम उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और आज की लीडिंग पर्सन जो है सुभाष मलिक सर है। तो आगे मैं इन्वाइट करना चाहूंगा उगरनाथ जी को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द रिसोर्स पर्सन एंड आवर लीडिंग पर्सन एज वेल। ओवर टू यू। Okay. Good evening, everyone. I am Hukumraj. On the behalf of Saksam Roja Society, I would like to introduce today's resource person, Mamta. Mamta is a chartered accountant and currently an associate at VGHSR and associate LLP, Rajendra Place, working under CA Vinod Kalra sir, a first division graduate in BCom honors from Delhi University, and she has gained extensive experience in audit and taxation across private companies, LLPs, PSU, and firms. Beyond her professional achievement, Mamta is deeply committed to social impact. Her associate with Miss Jyotia Kalra, president of Saksam Roja Society, began at the age of 8 and evolved into a meaningful journey of growth. Since 2012, under her guidance, Mamta has transitioned from a student to a resource person, inspiring others. She also acknowledged the critical support of social scholarship from Saksam Bharati during her CA preparation. Since the inception of Saksam Roja Society, she has remained actively involved, consistently working toward empowering others and contribute to society. And also, I would like to introduce Mr. Subhash Malik sir. He brings 50 years of corporate experience in banking, financing, and facilitation. He has been associated with Citigroup for over a decade and with Saksam Bharti from nearly 2 decades. His client portfolio includes 100 plus MNCs, Indian brands, university, and institute, and he has facilitated learning from over 250,000 people across industry and academy. Through his framework, the three-dimension analysis, three-dimension of transformation, and the 5E of personality, he guides people on a journey of self-discovery and personal growth. Please welcome Mr. Swad Malik sir. Over to you, Abhishek. So thank you, Kumraji, for the introduction. And now I'd like to request our business person, C. Mumtaji, to begin the session. हेलो ममता जी, आप सुन पा रहे हैं? Yeah. Am I audible? नाउ योर ऑडियो। ओके ओके ओके। अच्छा, तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई गुड होप इवनिंग मैम, बढ़िया है। आप बताओ। बढ़िया। कल की क्लास हम काफी कुछ हमने बेसिक चीजें सीखा था, तो आज सेम क्लास को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम कुछ थोड़ा सा एडवांस थोड़ा जाने की ओर है। तो जहाँ पे कल हमने छोड़ा था, तो उसी सीट को मैं आगे बढ़ते हुए हम एक पॉइंट सीखते हैं। आप सबको मेरा वो स्क्रीन से विजिबल हो रहा है? यस मैम। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल की सीट के बारे में, ठीक है? जो कल हमने एक बेस सीट हमने फाइनल करा था, जिसमें हमने काफी फॉर्मेटिंग किया था। हमने जाना था कि कैसे एक टेक्स्ट डाटा को एक्सेल में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे ये दिख रहा है ना, कैसे सम का फॉर्मूला लगाना है, कैसे एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, कैसे फॉर्मेटिंग करना ताकि आप डाटा को अच्छे से एनालिस कर सको, फिल्टर को कैसे यूज करना है, सो ऑन, है ना। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमने सीखा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक पॉइंट सीखते हैं, ट्रायल बैलेंस लिंकिंग। तो ट्रायल बैलेंस लिंकिंग क्या होता है? लाइक हमें अगर कोई भी डाटा लिंक करना हो तो उसको कैसे लिंक करते हैं, तो पहले हम ये सीख लेते। जैसे मान लीजिए कल हमने देखा था कि जो हमारी जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है वो 3,02,93,000 इतना बन रहा था, राइट?
इसको मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ, इसके कॉलम डेसिमल्स को कम कर देती हूँ, हम स्टैटिस्टिक वैल्यू में आ जाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब मुझे जानना था कि भाई जो मेरी ये सेल्स की वैल्यू है वो कहीं से तो डिराइव हो रही होगी। ये जो सेल्स की वैल्यू है वो ट्रायल बैलेंस से डिराइव हो रही थी। तो अब मुझे जानना है क्या जो ये सेल्स की वैल्यू जो मैंने इंपोर्ट करी है टेक्स्ट फाइल से वो क्या सही है, क्या मैंने कोई वैल्यू छोड़ तो नहीं दिया। तो उसको चेक कर लिया, मैं चेक करती हूँ कि सेम वैल्यू ट्रायल बैलेंस में कहाँ आ रहा है। तो अगर मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखाऊं तो इस सीट का जो ट्रायल बैलेंस था वो ये था। ठीक है, तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस है जिसमें मेरा शेयर कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, बिल्डिंग है, मेरी रेवेन्यू इनकम है। मेरी रेवेन्यू इनकम कितनी है, सेम जो वहां पे है, 3,02,93,243। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो सीट था जो मैंने इंपोर्ट किया है टैक्स फाइल से क्या वो सेम बता। तो इसको लिंक करने के लिए मैंने कहा इक्वल्स टू, एंड देन जो भी मेरा सीट है वहां पे जाओ और इसको लिंक कर दो एंड एंटर। तो आपका ट्रायल बैलेंस का वैल्यू भी यहाँ पे आ गया और मेरा डिफरेंस 0 हो गया। तो अब मुझे समझ में आया कि जो मैंने डाटा रिट्रीव किया था टेक्स्ट फॉर्मेट से वो मेरा बिल्कुल सही आया हुआ है, मेरा कोई डाटा मिस नहीं हुआ है। तो सिमिलरली क्या होता है, डेली बेसिस पे हमें कई बार लिंकिंग देनी होती है सीट्स में कि कोई वैल्यू कहाँ से आई है कहाँ को जा रही है। तो उस केसेस में हम लिंकिंग का यूज करते हैं। जैसे आप जब डेली यूज में आएंगे तो आप कई बार बैलेंस शीट भी देखेंगे। तो बैलेंस शीट में ना काफी शेड्यूल्स होते हैं, बैलेंस शीट पीएनएल में ना काफी शेड्यूल्स होते हैं। ये एक कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी की पीएनएल है, ट्रेडिंग कंपनी की। तो उसमें जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ये है, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू नॉट टू पीएल दे रखा है। तो इसका मतलब कि ये डाटा कहीं से तो आ रहा है। तो मुझे वहां जाने के लिए कंट्रोल के साथ ये दबाना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं, कंट्रोल के साथ आप जो आपका पी के जस्ट राइट साइड में जो की है उसको प्रेस करना है। लाइक वो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा। अगर आपको किसी भी लिंक में जाना तो कंट्रोल प्लस दिस सिंबल, आपको ये दिख रहा है ना, कंट्रोल प्लस जी दिस सिंबल जब आप जाएंगे तो आप उस वो जो सीट है वो जो वैल्यू है वो किसके थ्रू लिंक्ड है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे जो मेरा बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट में जो रेवेन्यू पार्ट था वो रेवेन्यू पार्ट में जो फिगर आ रही है वो कहीं से उठ के आ रही है, उसकी डिटेल मुझे जानने के लिए मुझे लिंकिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उस लिंक में जाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस ये एरो जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब F2 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वो फिगर कहाँ पे है। तो F2 से आप आ गए इधर, तो ये आपका सेल्स है। तो आपकी सेल्स में दो चीजें, एक तो सेल और मतलब आपकी जो टोटल रेवेन्यू है उसमें आपके दो पार्ट आ रखे, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से आपको इतनी कमाई हो रखी है और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से आपको इतनी कमाई हो रखी है। ठीक है, अगर वापस आपको उस फाइल में जाने, ओरिजिनल सोर्स में जाना, तो F5 प्रेस करो और देन एंटर। तो आप जहां से आपने वो लिंक पकड़ा था आप वापस उस लिंक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में ये काफी मदद करता है जब आपको बताना होता है, जब बल्कि डाटा होता है तो आपको रिलेट करना पड़ता है अपने बॉस को कि ये जो फिगर है उसकी वर्किंग जो है वो कहाँ से आई, मैंने क्या कैसे बैकएंड में क्या वर्किंग मैंने किया, उसको दिखाने के लिए हम कई बार लिंकिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, राइट। अब बात करते हैं, कल हम एक बात कर रहे थे कि क्या बोलते हैं, हमारा ना एक पॉइंट छूट गया था कि हमें ना उसको समझे भी देनी थी। हमने डिटेल्स तो निकाल ली थी, इंफॉर्मेशन तो दे दी थी उनको, लेकिन हम उनको बताना भूल गए थे कि उनको समझे भी चाहिए था। तो जो हमारी जो ये सीट थी, बेस सीट थी, उसको समराइज करना था। तो जैसे हमें उसकी जो समरी बनानी थी वो बताना था कि कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट, ये सब की देनी थी ना वैल्यू। तो अब मुझे ये करना है, तो उसको समरी बना, मैंने इसको कंट्रोल C किया, कॉपी, देन प्लस
ऐड करके एक न्यू शीट पे आई एंड देन कंट्रोल ऑल्ट वी स्पेशल पेस्ट। ठीक है, स्पेशल पेस्ट मुझे क्या करना है, वैल्यू करना है और इसको ट्रांसपोज कर दो। तो जो आपका रॉ में डाटा था वो आपके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वन। तो इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ क्योंकि डाटा तब तक समझ में नहीं आता जब तक वो फॉर्मेटेड ना हो। तो थोड़ा सा इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर के लिए आपका Alt+H+B+A, थोड़ा सा इसके विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपके पास ऑटो विड्थ का ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट में, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इसको जो वैल्यूज को इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके आ जाती हूँ, Ctrl+X एंड Ctrl+V। ठीक है, इस हेडिंग को थोड़ा सा नाम दे देते हैं, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। थोड़ा सा हेडिंग को बोल्ड कर देते हैं, इसको फिल कर देते हैं। ये सब हमने कल बेसिक क्लास में सीखा था, तो उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और Alt+H+B+T से आपका ये बोल्ड में वो हो गया। तो अब देखो डाटा थोड़ा सा अच्छा भी लगे और समराइज भी हो गया कि आपको पता चले कि क्या रेट है, क्या क्वांटिटी, टोटल कितनी क्वांटिटी हमने बेची है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, क्या है उस पर टैक्स जीएसटी लगा है, सेल्स टैक्स लगा है, क्या उसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू है। ठीक है, तो कल जो हमको दो इंफॉर्मेशन देनी थी, एक तो हमें उस टेक्स्ट को कॉल उसमें मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करना था, दूसरा हमें निकालना था कि कैसे उसकी समरी बनानी थी। ठीक है, तो हमने दोनों ही करके आपको दिखा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस, मतलब एडवांस तो नहीं, थोड़ा सा देखते हैं, एक दूसरी डाटा पे काम करते हैं हम। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन सेम आई है, बॉस ने कहा कि मुझे मतलब लाइक हम, क्योंकि हमें काम करने, तो हमें बॉस ने कहा कि मुझे ना चाहिए, उन्होंने मुझे एक कस्टमाइज डाटा दिया, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये कस्टमर डाटा दिया 2003 का। अभी मैं जिस डाटा में काम कर रही हूँ वो है 2004 का। ठीक है, देखिए ये जो डाटा है वो 2004 का है, और जो मुझे डाटा दिया है बॉस ने वो 2003 का दिया है, और वो जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से नए कस्टमर है जो 2004 में इंक्लूड हुए हैं, मतलब 2004 में ऐसे कौन से न्यू कस्टमर है जो हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, ये जानकारी उनको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हमें 2003 का डाटा को हम उस सीट पे ले जाते हैं, अपने बेस सीट पे। ठीक है, तो इस डाटा को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A करेंगे तो ये जहां तक डाटा होगा वहां तक ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं Ctrl+Shift के साथ डाउन, पेज राइट, डाउन एरो और राइट एरो। ठीक है, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। Ctrl+C, नहीं मैं Ctrl+C क्यों कर रही हूँ, मैं सीट को ही मूव कर देती हूँ। तो ऐसा करते हैं, सीट को मूव करते हैं। ठीक है, तो सीट को मूव करने के लिए आपको सीट में क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मूव एंड कॉपी का। ठीक है, देन मूव एंड कॉपी। अब आपको बताना कि कहाँ पे मूव करना है, तो आपको अपनी इसको लोकेशन देना है, भाई इसको बेस सीट फाइनल में मूव कर दो, और कहाँ करना है, मूव टू एंड कर दो। ठीक है, एक सेकंड, मूव टू एंड कर दो, देन क्रिएट अ कॉपी, ताकि आपके पास बैकअप रहे। एक यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल सीट था वहां पे भी हो जाएगा, दूसरा वो कॉपी करके सीधा जो आपका वर्किंग सीट है उस पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, देन ओके एंड बूम, हमारा जो कस्टमर डाटा था 2003 का वो हमने यहाँ पे मूव कर लिया। अब हम इस पे काम करते,
हमारे बॉस को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए था, उसको जानना था कि 2004 में ऐसे कौन से न्यू कस्टमर है जो एड ऑन हुए हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई अपना सजेशन देना चाहेगा? कंपेयर कर सकते। क्या कर सकते हैं? कंपेयर। कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए आप कैसे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ ही करोगे। एक बार पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं कहा मेरा ये कस्टमर है और यहाँ पे ये है, लेकिन अब मैंने देखा तो सबसे पहले मैंने कंपेयर किया इसको, कंट्रोल सी को, कंट्रोल सी कस्टमर आईडी, यहाँ पे सर्च करती हूँ कंट्रोल एफ, कंट्रोल बी, कस्टमर आईडी, एक ये आ रहा है। और ठीक है, सन एंड मून स्टार से एक ये पार्टी आ रही है, ठीक है, जो कि 2003 में भी थी, मीन्स वो 2004 में न्यू नहीं है। जो पार्टी आपको 2003 की सीट में दिख रही है, अगर वो 2004 की सीट में भी दिख रही है तो मीन्स वो पार्टी नई नहीं है। नई पार्टी तो वो होगी जो 2003 की सीट पे ना दिखे, है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना इस डाटा में एक काम, वी लुकअप का काम। ठीक है, बट वी लुकअप करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वी लुकअप के थोड़े से बेसिक जान ले। वी लुकअप में क्या रहता है, आप जो वी लुकअप में आप बेसिकली जो डाटा को एनालिस करते हैं वो यूनिक डाटा को करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी डाटा में रिपीटेटेड वैल्यू है तो वो उसको वो गेट नहीं कर पाता है, वो उसको समझ नहीं पाता कि पहले कौन सी वैल्यू लूं, फर्स्ट वाली लूं या सेकंड वाली लूं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें अपने डाटा में इंश्योर करना चाहिए कि उसमें यूनिक आइडेंटिटी है या नहीं, यूनिक प्राइमरी की है या नहीं। अब प्राइमरी की है या नहीं वो कैसे आइडेंटिटी, जैसे मेरा जो, जैसे आप सबका पेन होता है, पेन आप सबका यूनिक होता है, मीन्स मेरा पेन नंबर अलग होगा, दिलीप का पेन नंबर अलग होगा, तो खुशी का पेन नंबर भी अलग होगा, है ना। वो यूनिक है, वो हर किसी का अलग होता है, जैसे आधार नंबर अलग होता है। तो इस डाटा में हमें कोई यूनिक की ढूंढना है तो क्या हो सकता है, कस्टमर आईडी, है ना। कस्टमर आईडी सबकी अलग हो सकती है, तो मैंने कस्टमर आईडी पे क्या करती हूँ, डुप्लीकेट फाइंड आउट करती हूँ। तो डुप्लीकेट फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है, मैं इसको विया कंडीशनल फॉर्मेटिंग फाइंड आउट करती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड देन डुप्लीकेट वैल्यू। तो अब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं। तो लगता है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा नहीं, क्योंकि मेरा सीट अनेबल नहीं था वर्किंग के लिए, नहीं सॉरी लग गया। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि भाई इतनी सारी जो फिगर्स है वो डुप्लीकेट आ रही। एक बार देखिए कितनी आ रही। तो कल मैंने आपको फिल्टर का बताया था कि हम फिल्टर भी यूज कर सकते, तो हमने फिल्टर किया और यहाँ पे होम पे गए और आपका फिल्टर यूज किया। एक सेकेंड, फिल्टर, तो यहाँ से मुझे पता चला गया, मैं फिल्टर में भी काफी ऑप्शन होते हैं, लाइक फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय नंबर्स एक्सेट्रा। अभी हम फिल्टर बाय कलर करते हैं, ठीक है। तो इतने डुप्लीकेट है। फिर मेरे को मैंने पूछा बॉस यहाँ पे तो कोई यूनिक वैल्यू है ही नहीं। तो बॉस ने कहा कि यूनिक वैल्यू है ना, जो हम बनाते हैं वो प्रोडक्ट कोड और कस्टमर आईडी को मर्ज करके बनाते हैं। प्रोडक्ट कोड और कस्टमर आईडी को मर्ज करके जो कोड बनता है, दैट इज योर प्राइमरी की, योर यूनिक आईडी। ठीक है, अब मुझे प्रो कोड मींस प्रोडक्ट कोड को और कस्टमर आईडी को ऐड ऑन करना है। अब मैं कैसे करूं? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है कॉन्केटिनेट का, जहां पे आप दो टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक हाइफन, हाइफन का होता है, जैसे मैं दिखाती हूँ, वो एक सिंबल होता है जैसे ये वाला हाइफन, ये वाला। तो इसके थ्रू भी आप दो टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम कॉन्केटिनेट यूज कर लेते हैं, देन उसके बाद इसको भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट दिस प्रोकोड कोमा, सेकंड टेक्स्ट मेरा ये है और मैंने एंटर किया तो मेरा कोड देखो मर्ज हो गया। ठीक है, दिस इज माय यूनिक आईडी,
कंट्रोल डी, ये हो गया। दूसरा दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया जैसे आपको, आप इक्वल्स टू दिस टेक्स्ट फिर एंड दिस टेक्स्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, दो टेक्स्ट को जब मर्ज करना होगा तो हम कॉन्केटिनेट का यूज करते हैं और हाइफन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये मेरी क्या हो गई, यूनिक आईडी हो गई। सर ने तो यही बोला था कि प्रो कोड को और कस्टमर आईडी को मर्ज करके ही यूनिक आईडी बनता है। चेक भी कर लेते हैं क्या सर सही है या नहीं। तो मैंने इसको चेक करने के लिए अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन आपका हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, एंड जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगा उसको कलर कर दो विद रेड। ओके, तो देखो एंड देन उसके बाद आप फिल्टर लगा दीजिए कलर बाय कलर। देखिए यहाँ पे कोई कलर ही नहीं है क्योंकि फिल्टर बाय कलर क्या है, आपका डिसेबल्ड है। अगर वो एक्टिवेट होता तो वो आपका ऐसे ब्लैक कलर में दिख रहा होता है, जैसे टेक्स्ट फिल्टर दिख रहा है ना। अभी ये ब्लर है तो मीन्स मतलब ग्रेस स्केल में है, तो मीन्स यहाँ पे कोई कलर नहीं है, मीन्स हमारी सारी आईडी क्या है, यूनिक है। ठीक है, अब ये आईडी यूनिक हो गई। अब मैं करती हूँ इसको सर्च दूसरी आईडी में, दूसरी सीट पे। कौन सी सीट पे, हमारे ओल्ड सीट पे, 2003 के सीट पे। मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे फाइंड किया, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी एंड एंटर। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स ये जो कस्टमर है वो 2003 में भी था, मतलब ये 2004 में नया एड ऑन नहीं हुआ है। फिर देखते हैं कोई और है क्या, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी एंड एंटर। ये भी है। ऐसे करते करते तो रात हो जाएगी, दिन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा जो डाटा है वो 360 रो का डाटा है। कितना डाटा है हमारे पास, आप देखेंगे तो नीचे देखिए काउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सबको नीचे। यहाँ पे देखो 360 काउंट है ना। तो इतना तो हमको, तो अब हम यूज करते हैं वी लुकअप का। ठीक है, हम करते हैं इक्वल्स टू, मुझे जानना है वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि ये पार्टी 2003 में है या नहीं है। अगर है तो वो नाम आ जाए, अगर नहीं होगी तो वो नॉट एप्लीकेबल दिखा देगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस कोमा टेबल एरे। कहाँ से देखना है मुझे ये वैल्यू, मुझे वैल्यू देखनी है यहाँ से, कस्टमर आईडी से, यहाँ से। ठीक है, एंड इसको कर देंगे F4, ताकि हमारा जो रो जो हमारा एरे है वो मूव ना हो। जैसे जैसे कल हमने एक रेफरेंस पढ़ा था, रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है तो वहां पे वैल्यू फिक्स हो जाती है, जैसे अभी हमने किया। और रिलेटिव रेफरेंस में हम लोग जो वैल्यू है वो जैसे जैसे आप सेल मूव करेंगे वैसे वैसे उसका रेफरेंस भी मूव होता रहता है, राइट। कॉमा 0 मीन्स एग्जैक्ट मैच एंड देन क्लोज। सबसे पहले इसको पेस्ट कर देती हूँ, यूनिक आईडी को मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, वैल्यू पेस्ट। मैंने कहा था आपका स्पेशल पेस्ट काफी यूज होगा आपके डेली रूटीन में। मुझे देखना है ये वैल्यू, कोमा कहाँ से देखना है, मुझे देखना है कस्टमर डाटा के वहां से देखना है। कोमा F4 कोमा। अब वो पूछ रहा है भाई आपको कॉलम इंडेक्स कौन सा चाहिए। मैंने कहा कि भाई मुझे कस्टमर का नाम दे दो।
तो कस्टमर का नाम कौन से कॉलम पे हमारा, दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम, ठीक है। फॉल्स एग्जैक्ट मैच एंड देन ब्रैकेट बंद। तो अगर यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है मीन्स ये 2003 में भी था, तो ये नया पार्टी नहीं है। एंड इसको हमने ड्रैग करके पेस्ट कर दिया, ऑल्ट HOI, ठीक है। अब मैं अगर फिल्टर लगाऊंगी, मुझे जानना है कि ऐसी कौन सी नई पार्टी है जो कि 2003 की सीट पे नहीं थे। तो उसको जानने के लिए हम देखते जो कि नॉट एप्लीकेबल होंगे 2003 में। 2003 की सीट पे कौन एप्लीकेबल है, इतनी पार्टी। इसको ना वी लुकअप ना देके इसका नाम दे देते, कस्टमर इन 2003 मीन्स ये वो कस्टमर है जो 2003 के डाटा में अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। मीन्स ये सब जो पार्टीज है वो क्या है, हमारे न्यू पार्टीज है जो न्यूली एडिड हुए। अब इसमें काफी सारे नाम आ रहे, मुझे जानना है कि टोटल नंबर कितना है। तो अगर मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू को हटा सकती हूँ। कंट्रोल C करो और देन उसके बाद कंट्रोल V एंड डाटा में जाके इसमें से डुप्लीकेट को रिमूव कर दो, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो मुझे पता चला कि टोटल 5 टोटल 7 पार्टीज है जो कि मेरी न्यूली एडिड हुई है। ठीक है, तो न्यूली एडिड हुई है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि कैसे वी लुकअप का यूज करके हम अपने काम को थोड़ा आसान बना सकते हैं, क्योंकि वी लुकअप में काफी डाटा, वी लुकअप के थ्रू आप डाटा को काफी आसान तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने वी लुकअप का भी सीख लिया। अभी सेम केस क्या आया कि सर ने कहा कि भाई ये काम तो बहुत अच्छे से हो गया, मुझे 2-3 टास्क और करने हैं, मुझे 2-3 इंफॉर्मेशन और चाहिए, क्या तुम मुझे वो इंफॉर्मेशन दे सकते हो क्या। मैं कहा बिल्कुल सर, आपके लिए ये भी कर देंगे हम लोग। तो अभी तक सबको सब समझ में आ रहा है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इन बिटवीन भी ना। सबको सब समझ में आ रहा है। यस मैम। आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। Yes, थैंक यू मधु। ठीक है, तो जो मुझे सर ने कहा कि उनको कुछ 3-4 इंफॉर्मेशन और चाहिए, तो वो क्या इंफॉर्मेशन थी वो मैंने नोट डाउन कर लिया था अपने नोट पैड पर। उन्होंने कहा कि मुझे कस्टमर वाइज डिटेल चाहिए, मतलब कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यू की डिटेल चाहिए, ठीक है। तो अब अब हम ना थोड़ा सा देखते हैं, हमने ना पाइवट के बारे में काफी सुना है, ठीक है। तो पाइवट क्या होता है कि ये एक ऐसा टूल है जो मतलब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फॉर्म में आपको डाटा को एनालिस करने में हेल्प करता है। आप किसी भी तरीके का डाटा हो पाइवट टेबल के थ्रू इजीली एनालिस कर सकते हो, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। तो सर ने मुझे कहा कि मुझे कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यू की डिटेल चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको भी कर लेते हैं।
तो मैं सेम अपने बेसिक डाटा, अपने जो हमारा बेसिक वो था उसमें ही जा रही हूँ, और मैं अब करने जा रही हूँ पाइवट का। ये सीरियल नंबर कैसे चेंज हो गया भाई? हमने तो 1 2 3 रखा था, यहाँ पे 3 4 5 हो गया। तो मैंने आपको कोई बताएगा कैसे हो गया ये चेंज? देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए रॉ का फॉर्मूला यूज किया था, राइट? और जैसे जैसे आप रॉ को खिसकाते जाएंगे तो इसका वैल्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। देखिए, अब 3 था, अब 4 हो गया। मैंने रॉ इंसर्ट किया, कंट्रोल प्लस, तो मेरा सीरियल नंबर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले को अपडेट करना पड़ेगा। तो F2, एडिट के लिए हम सेल में अगर कुछ एडिट करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम? F2। ठीक है, देन अब मेरा ये रॉ नंबर कितना है? 5। अब 5 में इसमें कितना लेस करो कि मेरा सीरियल नंबर 1 आ जाए? 5 - 4 कितना होता है? 1। ठीक है, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप नीचे तक पहुंच जाएंगे, कंट्रोल D आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये आपका रॉ भी, सीरियल नंबर भी वो हो गया। बाकी मैं इसको फिक्स कर देती हूँ, तो कंट्रोल C, कंट्रोल ऑल्ट V, वैल्यू पेस्ट, स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट में आपने ध्यान दिया होगा, इसमें आप कई सारी चीजें पेस्ट कर, फॉर्मूला भी पेस्ट कर सकते हो, फॉर्मेट, वैलिडेशन वगैरह सब। ठीक है, ठीक है। अब हमें सर को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी? सर को बताना था कि कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यू बतानी थी उनको। अब मैं क्या करूँ? अब जैसे एक तरीका तो ऐसे है कि मैं करती हूँ, मार्च का टोटल कितना है? मार्च, इसका टोटल करते हैं, कितना आ रहा है? 2,60,910। तो मैंने लिखा मार्च एंड प्लूटो 2,60,910। ठीक है, दूसरा मैंने क्या, नहीं नहीं, अब और दूसरी कौन सी पार्टी है? अर्थ लिमिटेड, इसका टोटल कितना है इनवॉइस वैल्यू? वो है पर 45,81,805। अर्थ लिमिटेड 45,81,510। ठीक है, ऐसे तो काफी टाइम लग जाएगा। अभी मैंने आपको बताया हम पाइवट के थ्रू काफी चीजों को, डाटा को एनालिस कर सकते हैं काफी इजीली फॉर्म में। तो चलिए हम पाइवट को ही यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। अभी हम लोग गए, पहले सब फिल्टर विल्टर सब हटा दो। जब भी आप पाइवट का काम करें तो ध्यान रखें कि उसके जितने भी हेडर्स है वो फिल्ड हो। अगर कोई भी हेडर मिस होगा, उसका अगर हेडिंग नहीं होगा, तो पाइवट एक्टिवेट नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं पाइवट लगेगा कैसे। तो हम गए, हमने डाटा को सिलेक्ट किया, तो डाटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A। तो ये पूरा डाटा, मुझे ये पूरा डाटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिलेक्टेड डाटा चाहिए। तो शिफ्ट के साथ डाउन, राइट एरो, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। ठीक है, तो ये आपका डाटा सिलेक्ट हो गया। अब मुझे करना है पाइवट, तो आपका इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ पे पाइवट टेबल होता है। ठीक है, अब पाइवट वो बोलते हैं कहाँ से लेना है, फ्रॉम टेबल रेंज जो मैंने दिया है या फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा? तो हम अभी लेंगे फ्रॉम टेबल रेंज। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि ये जो पाइवट बनाना है आपको न्यू वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है? मैं कहा भाई नहीं, न्यू वर्कशीट में बनाओ, मुझे सब कुछ काम फ्रेश करना है। कि हमने न्यू वर्कशीट में किया। ठीक है, तो जब भी आप पाइवट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपका इंटरफेस आता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जहाँ पे आपके ये फील्ड्स होते हैं, यहाँ पे फिल्टर कॉलम, ये। अब हमारी पहली इंफॉर्मेशन क्या चाहिए थी? उनको चाहिए था कि सेल वाइज वो इनवॉइस, कस्टमर वाइज से इनवॉइस वैल्यू चाहिए था। तो मैं कस्टमर आईडी लेती, कस्टमर नेम, तो मेरा कस्टमर ये रहा। ठीक है, और इनवॉइस वैल्यू को डाल देती हूँ वैल्यूज में। ठीक है, तो ये मेरा आ गया कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यू। कितना आसान है ना। फिर सर ने एक और कहा था कि भाई मुझे ना, एक सेकंड,
एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, काउंट ऑफ नंबर ऑफ इनवॉइस। मुझे बताओ कि उस कस्टमर को मैंने कितने नंबर ऑफ इनवॉइस उसको जनरेट किया है, कितने नंबर ऑफ इनवॉइस उसको दिए हैं मैंने। तो उसके लिए अगेन आप जाएंगे इनवॉइस वैल्यू को, अगेन यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे वापस लेके आएंगे। अभी ये सम हो रहा था, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इस डाउन जो ये ड्रॉप डाउन है उसको क्लिक करेंगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और इसको काउंट कर देंगे। तो इससे समझ में आया कि भाई जो मेरा अर्थ लिमिटेड था उसको मैंने टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना सेल किया है, 45,81,805 और कितने इनवॉइस दिए है उसको मैंने 54। ठीक है, इसी प्रकार नेपच्यून प्राइवेट लिमिटेड को हमने सेल कितनी करी है, 66 लाख की 66,51,000 की हमने सेल्स करी है, उसको कितने इनवॉइस जनरेट करे, 29। तो हमारी जो सर ने जो इंफॉर्मेशन मांगी थी वो फुलफिल हो गई, राइट। इसी प्रकार सर ने कहा कि मुझे बताओ कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टू टोटल सेगमेंट वाइज, क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टू टोटल सेगमेंट वाइज, टोटल फॉर कस्टमर एज अ होल। ठीक है, हमें बताना है कि जो ये कस्टमर की सेगमेंट वाइज कितनी रेवेन्यू है ये बतानी है मुझे। ठीक है, अगेन मैं जाती हूँ इनवॉइस वैल्यू को ड्रॉप डाउन करती हूँ एंड देन इसको वैल्यू फील्ड सेटिंग शो एज वैल्यू, यहाँ पे देखेंगे आप दो चीज आते हैं, समराइज वैल्यूज बाय, तो वहां पे किस फॉर्मूला लगते हैं कि सम काउंट एवरेज। ठीक है, शो वैल्यू एज परसेंटेज दिखाना था, यहाँ पे आप देखेंगे अभी नो कैलकुलेशन, तो इसको हम कर देते हैं कैलकुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल एंड देन ओके। तो ये आ गया आपका परसेंटेज में कि अर्थ लिमिटेड को हमने टोटल से हमारे टोटल सेल्स का 15.12% जो सेल है वो किसको गया है, अर्थ लिमिटेड को गया है। और सबसे ज्यादा सेल हमने किसको किया है, नेपच्यून प्राइवेट लिमिटेड को किया है, विच इज 21.96%, राइट। और सबसे कम सेल किसको किया है हमने, कोई बताएगा, मुझे दिख नहीं रहा है, सबसे कम सेल किसको किया है हमने, कौन बताएगा। मार्स एंड प्लूटो। मार्स एंड प्लूटो, थैंक, वेरी गुड। ठीक है, अगर मुझे इनकी, ठीक है, और हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें चाहिए कस्टमर वाइज रीजन वाइज इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो जब जो ये रीजन है ना, रीजन जो प्रोडक्ट कोड है वही हमारा रीजन है अभी के लिए, ये मान लीजिए। ठीक है, तो सर तो काफी खुश हो गए कि भाई तुम तो इन्फॉर्मेशन बड़ी तेजी से लेके आ रहे हो, तो अच्छा एक इन्फॉर्मेशन ये भी निकाल दो, कौन सा, कि कस्टमर वाइज रीजन वाइज इनवॉइस वैल्यू, कि कस्टमर वाइज और रीजन वाइज क्या इनवॉइस की वैल्यू है। तो अगेन एक न्यू पाइवट बनाते हैं। ठीक है, मैंने डाटा ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, देन अगेन इंसर्ट, देन पिवट टेबल, देन फ्रॉम टेक्स्ट टेबल एंड न्यू वर्कशीट। ठीक है, अब मैंने इसमें कर दिया, सबसे पहले मुझे चाहिए कस्टमर। ठीक है, मुझे चाहिए रीजन, तो रीजन क्या है आपका, जो प्रोडक्ट कोड है वो आपके रीजन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, देखो कस्टमर वाइज रीजन वाइज। ठीक है, और दूसरा मुझे चाहिए इनवॉइस वैल्यू चाहिए कि कस्टमर वाइज रीजन वाइज इनवॉइस की क्या वैल्यू है, राइट, इनवॉइस वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में कर सकते हो। और मैं जब सर को सबमिट करने की गई थी, सर ने बोला मुझे कस्टमर वाइज रीजन वाइज नहीं चाहिए, कस्टमर वाइज रीजन वाइज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रीजन वाइज और कस्टमर वाइज, जाओ दोबारा से काम करके आओ। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो मैं तो आधा घंटा, नहीं सर आधा घंटा नहीं, अभी 2 सेकंड में करके, हमने कस्टमर वाइज रीजन वाइज इनवॉइस वैल्यू दिया था, लेकिन सर को चाहिए था रीजन वाइज कस्टमर वाइज, तो रीजन वाइज को, तो रीजन को ऊपर किया तो कस्टमर को नीचे किया, तो ये बन गया रीजन वाइज कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, अभी काफी ना
थोड़ा सा वो लुक आ रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से देखने में दिक्कत, सब एक ही मतलब कॉलम में आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, एंड देन डिजाइन में गई, एंड देन रिपोर्ट लेआउट, एंड देन शो इन अ टेबुलर फॉर्म। ये देखो आपको दिख गया कि कौन सी पार्टी को, मतलब जो कौन सी पार्टी कौन से कोड में रीजन वाइज सेल कितनी सेल है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लेआउट मतलब रिपोर्ट लेआउट में डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर सर ने बोला, अरे वाह शाबाश, मुझे ना एक चीज और जानना था, क्या तुम इसे मंथ वाइज ग्रुपिंग कर सकते हो क्या? मैं कहा बिल्कुल सर, अभी कर देते हैं मंथ वाइज भी। तो अगेन हम अपने एक और पाइवट बनाते हैं, इंसर्ट एंड देन पिवट टेबल, देन टेबल रेंज एंड न्यू वर्कशीट एंड दिस। हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था मंथ वाइज टोटल इनवॉइस वैल्यू, राइट। तो मंथ वाइज इनवॉइस वैल्यू, तो हम पहले अपने इस रो में क्या ले लेंगे, मंथ ले लेंगे, मंथ में डेट्स ले लेंगे, ठीक है। मैं डेट लिखा था ना, ये डेट, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे अपना, हमें क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है मंथ वाइज ग्रुपिंग इनवॉइस वैल्यू, है ना, मंथ वाइज ग्रुप करना है इनवॉइस वैल्यू को, है ना। तो चलो भाई मंथ वाइज कर देते हैं, ये हो गया इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। तो मंथ वाइज ये आ गया, इसमें प्लस में क्या आ रहा है, तो अगर आपको डिटेल में जाना है कि मंथ में किस डेट में कितना आ रहा है ये, तो आप, क्योंकि मुझे मंथ वाइज चाहिए तो बाकी फील्ड मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, जैसे डेज का है मुझे नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर दो, रिमूव फील्ड, ठीक है, डेट को रिमूव कर दो, मुझे तो सिर्फ मंथ चाहिए, तो ये आ गया। तो जैन मंथ में इतना सेल हुआ, ठीक है, मार्च में इतनी सेल हुई, मतलब टोटल सेल हुई, और जून में इतना 26 लाख के आसपास, मई में जो 26 लाख के आसपास हुआ, और आपका सितंबर में 47 लैक्स, आपका दिसंबर में 52 लैक्स का हुआ। तो सबसे ज्यादा सेल्स आपका कौन से मंथ में है, जून में 53 लैक्स, ठीक है। फिर सर ने कहा कि मुझे मंथ वाइज वैल्यू वाइज ग्रुप, मंथ वाइज कस्टमर वाइज ग्रुपिंग चाहिए, तो कर सकते हैं आसानी से। आप सब लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना साथ में, तो अब मुझे कस्टमर और ऐड करना है, तो हम जाएंगे और कस्टमर को ऐड कर देंगे, कस्टमर नेम को यहाँ पे, कहाँ है आपका कस्टमर, ठीक है। दिस इज कस्टमर वाइज मंथ वाइज आपका इनवॉइस वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको अगर रिपोर्टिंग लेआउट में लेके आना है तो जाइए और इसको डिजाइन एंड देन रिपोर्ट लेआउट एंड देन शो इन अ टेबुलर फॉर्म दिस। तो सनवे को हमने जन में इतनी की सेल करी, फेब में इतनी की सेल करी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में इतनी इतनी की हमने सेल करी है, ठीक है। फिर सर ने कहा कि भाई मुझे ना मंथ वाइज वैल्यू एंड रनिंग बैलेंस ऑफ रिस्पेक्टिव कस्टमर चाहिए, ठीक है। मतलब हमें चाहिए कि इस कस्टमर की कंसोलिडेटेड मतलब रनिंग बैलेंस में क्या सेल है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगी, इनवॉइस वैल्यू को एक और बार एड ऑन करते हैं, इनवॉइस वैल्यू को एड ऑन किया, एंड देन वैल्यू फील्ड में गए, शो एज, शो वैल्यू एज रनिंग टोटल इन। तो
आप देखेंगे आपको डाटा समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हुआ है। किसी को समझ में आ रहा है ये क्या हुआ है? जैसे अर्थ लिमिटेड का करूँ तो उसको जैन में 12,400 का सेल किया, और फेब में मैं हमने 1,28,887 का सेल किया, जो कि टोटल बन गया फेब तक की जो टोटल सेल है वो 1,41,287 की हमने करी। ठीक है, इस प्रकार से आप कंसोलिडेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर ने, ठीक है यहाँ तक समझ में आया। फिर दूसरी चीज है कि सर ने कहा कि मुझे ना थोड़ा सा ना ये डाटा ना कंसाइज फॉर्म में चाहिए, कि मैं कस्टमर, मुझे सब कस्टमर का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिलेक्टेड कस्टमर का चाहिए। अब जो सिलेक्टेड कस्टमर का चाहिए तो क्या तुम ऐसा डाटा निकाल सकते हो कि जब मैं सिलेक्टेड कस्टमर का ही निकाल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो मैं उसी का इंफॉर्मेशन देख सकूं? तो मैंने कहा बिल्कुल सर, हम कस्टमर आईडी को क्या करते हैं, इसको फिल्टर में रख देते हैं। ठीक है, अब सर को जोन से कस्टमर का चाहिए रहेगा उस कस्टमर का सर को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लाइक सर को चाहिए गैलेक्सी का देखना है डाटा, गैलेक्सी का देख लो, ये रहा गैलेक्सी का। उसको जैन में इतने की 60,000 की सेल करी, फिर फेब में 13 लाख की सेल करी, कुल मिला के 13,89,000 की हो गई सेल। इस प्रकार हमने टोटल पूरे साल में उसको जो टोटल सेल करी वो 48,90,000 की सेल कर दी है। ठीक है, अगर मुझे जानना है नेपच्यून को कितना किया तो नेपच्यून को भी देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर तो सर खुश। तो अब सर ने कहा कि मुझे थोड़ा सा ना चार्ट फॉर्म में लाके दो इंफॉर्मेशन। तो अब हम थोड़ा सा जैसे जिस प्रकार हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं डाटा को एनालिस करने के लिए, डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसी प्रकार हम पाइवट चार्ट का यूज करते हैं डाटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम जैसे जो हमारा बेसिक फॉर्म वो था ना, वो पाइवट वन, उसको यूज करते हैं। ठीक है, पाइवट वन पे हमने जो किया था ये था हमारा। ठीक है, इंसर्ट pivot टेबल, दिस एंड दिस। इसमें हम बेसिक चलते हैं, मुझे चाहिए कस्टमर वाइज इनवॉइस वैल्यू क्या है। हम अक्सर देखते हैं ना जो किताबें काफी जिनमें काफी पिक्चर्स होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और हमें बहुत देर तक वो रिटेन भी रहता है। ऐसे डाटा के साथ भी होता है, जितना ये मतलब अट्रैक्टिव डाटा होगा उतने ही जल्दी आप फिगर्स को मतलब रिटेन कर पाएंगे और उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो ये आपका कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और विद इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, अब ये देख के तो ऐसे लगा, अगर मैं इसको चार्ट फॉर्म में बना दूं तो ये कितना सुंदर लगेगा। तो चार्ट फॉर्म में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन इंसर्ट, देन यहाँ पे देखो टू बार है, ये रहा। ठीक है, अब डाटा देख के थोड़ा सा लग रहा है ना अच्छा अच्छा सा, कि भाई अर्थ लिमिटेड को टोटल कितने की सेल है, 45 लाख की। गैलेक्सी एंटरप्राइज को 48 लाख की है। तो ये यहाँ पे आपको डाटा देख के अच्छा लगा है। ठीक है, अब हम करते हैं इसी उसको हम थोड़ा सा करते हैं पाई चार्ट में बना, जैसे हमने भी बार में बनाया ऐसे पाई चार्ट में बनाओ। ये करने के बाद अपन लोग रैप अप करेंगे है ना, ताकि हम नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो सके। डाटा, सॉरी इंसर्ट, देन पाई चार्ट। ठीक है, अब ये पाई चार्ट, अब मुझे चाहिए कि भाई इस पाई चार्ट में ना थोड़े से परसेंटेज आ जाए। ठीक है, इसमें पता नहीं चला कि किसका कितना वैल्यू है, क्या है, मेरी सोर्स का क्या परसेंटेज है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन में जाके क्विक लेआउट में जाएंगे एंड देन आपको दिख जाएगा। तो देखिए कहाँ दिखा, हाँ दिख गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो टोटल सेल्स है उसका 5% सेल सनवे को गया हुआ है, जो 6% है वो सन मून एंड स्टार को गया हुआ है, नेपच्यून लिमिटेड को 22% गया जो कि सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार अर्थ लिमिटेड को 15% गया है, गैलेक्सी को 16। तो
इससे भी डाटा आपका काफी प्रेजेंटेबल हो गया है। ठीक है, दूसरा ये तो सिर्फ हमारा वन वे डाटा था। अब मुझे टू वे डाटा को अगर करना हो, मतलब जहाँ पे टू वेरिएबल्स हो, उन डाटा को अगर मुझे प्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगी? तो उसके लिए पहले एक पाइवट ट्री से बनाते हैं। ये उठावे फैलाए ना वो गाड़ी खाई इंसर्ट पाइवट टेबल, देन आपका कस्टमर नेम, आपका इनवॉइस वैल्यू एंड क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। अब इसको मुझे प्रेजेंट करना है, टू वेरिएबल को करना है। तो हमारे पास एक जैसे आप जाएंगे ना चार्ट फॉर्म में ही आपका डॉट लाइन, ये लाइन ए चार्ट होता है। ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं। तो आपने देखा हमारा जो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार बना, लेकिन आपने देखा कि जो हमारी जो वैल्यूज है, जो इनवॉइस वैल्यू, वो तो ऊपर नीचे दिख रहे, लेकिन हमारे जो सम, देखिए जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू को। वहीं पे जो ऑरेंज लाइन है वो आपको रिप्रेजेंट करता है आपकी क्वांटिटी को। लेकिन मेरा क्वांटिटी एकदम से वो है स्ट्रेट है, ऐसे कैसे? क्योंकि जो मेरी इनवॉइस वैल्यू है वो लैक्स में है, और वही जो मेरी क्वांटिटी है वो मेरी थाउजेंड्स में है, तो इसलिए ये ऐसा करें। तो इसको भी हमको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपना ऑरेंज में क्लिक करेंगे, उसको राइट क्लिक करेंगे एंड में आपका ऑप्शन आता है, नहीं शायद कुछ मिस हो रहा है। फॉर्मेट आपका ये, हाँ जी ये आ गया, फॉर्मेट डाटा सीरीज एंड जो प्राइमरी एक्सेस है वहां पे हम सेकेंडरी एक्सेस बना देंगे इसको। ठीक है, तो अब देखिए आपका दोनों वेरिएबल डाटा दिखने लग गया। जो ब्लू लाइन है दैट शोज यू टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस, टोटल इनवॉइस वैल्यू, एंड ऑरेंज रिप्रेजेंट यू क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। जैसे अगर आप देखेंगे जो नेपच्यून है उसका जो वैल्यू है वो कम है, लेकिन उसकी जो उसका जो क्वांटिटी है वो कम है, लेकिन जो वैल्यू है वो काफी हाई है। तो आप टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं, जो नेपच्यून लिमिटेड है उसकी जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 13,000, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है वो 66 लैक्स की है। ठीक है, इस प्रकार आप टू वेरिएबल में चार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे ही रैप अप करते हैं। जैसा कि हमने आज की क्लास में सीखा कि कैसे, पहली बात तो हमने लास्ट जो क्लास में हमने बेसिक सीखा था उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने आज दोबारा से चीजों को रिपीट किया, बट विद न्यू थिंग्स। हमने सीखा कि कैसे वीलुकअप यूज किया जाता है, हमने सीखा कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होता है, कैसे फिल्टर बाय कलर किया जाता है, कैसे पिवट टेबल का यूज किया जाता है। पिवट टेबल में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आयाम हमने देखे, कैसे हम पिवट चार्ट का भी प्रयोग करके अपने डाटा को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर किसी का डाउट है तो कोई पूछ सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। ओवर टू यू अभिषेक। एनी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर टू एवरीवन?
आई थिंक सबको क्लास अच्छे से समझ आ गई, तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए फॉर द रिपोर्ट पर्पस। हम स्क्रीन को ले लेते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। और रहने के लिए आप अपने नाम और अपने फोन नंबर से लास्ट लिख के आप चैट बॉक्स में ला सकते हैं। बाकी आज सेशन के कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हम बढ़ते हैं आगे मिस्टर सुभाष मेरे सर की ओर। ओवर टू यू सर। चलिए, ममता, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे स्टेप्स बताए। एक स्टाइल बहुत आपका अच्छा जो था इसमें मेथोडोलॉजी समझाने में, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, कि पहले आपने ट्रेडिशनल वे को एक्सप्लेन किया कि एक दिन ऐसे करेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी काम करते हुए, उसके बाद भी काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं है, एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जब हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ये यूज़ करते हैं एक्सेल की, और फार्मूला यूज़ करते हैं, पाइवट टेबल बताई, उसके रिजल्ट क्विकली आ जाते हैं और विदाउट एनी एरर आ जाते हैं, और टाइम हमारा बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी थी समझाने के लिए। मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। प्रैक्टिस जरूर करनी है इन फीचर्स की। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जहाँ आपको भूल रहे हों तो रिकॉर्डिंग चेक कर लें, आपको सारा एक्सप्लेनेशन रिव्यू हो जाएगा आपके लिए। एनीवे, थैंक यू ममता वेरी मच फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। और किसी का डाउट हो पूछ सकते हैं मैडम से। चलिए, कोई नहीं है, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और आगे इस सेशन के वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फरज देखिए। ओवर टू यू फरज प्लीज। Thank you, Abhishek ji. Good evening, dear friends. I, Farhat, on behalf of Saksham Rozgar Society, feel honored to extend a vote of thanks. I'm deeply thankful to CA Mamta Shrestha for taking a wonderful session. We look forward to more such classes. A big thanks you to all of you, dear student, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharti and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, thanks to Mr. Subhas Malik sir for having taken so much interest in the training session. Wishing you all a very good night. ये क्वेश्चन किसी थैंक ने यू। पूछा हुआ है, जी सर। एक क्वेश्चन मधु ने पूछा हुआ है कुछ ये चैट बॉक्स में, कि सीरियल मैं नंबर। पढ़ देता हूँ सर। आई हाँ, क्वेश्चन सर मैम, रो फार्मूला की जगह पर क्या हम मेरे यहाँ भी आ नहीं रहा लिख के काउंट फार्मूला काउंट फार्मूला यूज कर सकते हैं सीरियल नंबर के लिए? मैम प्लीज आप आंसर करना चाहेंगे? मैम काउंट फार्मूला बताया था, वो 1 और 2 करके ड्रैग कर सकते हैं उसको। यस, वो काउंट फार्मूला हो जाए, 1 और 2 लिखा ऊपर पहले दो सेल में, और फिर दोनों वी को विल कंबाइन करके ड्रैग कर दो नीचे तक, वो आ जाता है, काउंटिंग अपने आप आ जाती है। चलो, हो तो हम गया। नेक्स्ट सेक्शन में ले लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अभी शायद ममता ने रख कर दिया। नहीं, वो आ गया समझ तो में। आगे नहीं बता दीजिए, सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो गया था, बताइए। ममता मैम, हमारे पास क्वेश्चन है मधु जी की तरफ से। मधु हाँ जी। क्वेश्चन पूछ रही है। अगर क्वेश्चन सर मैम, रॉ फार्मूला की जगह पर क्या हम काउंट फार्मूला यूज कर सकते हैं सीरियल नंबर के लिए? रॉ की जगह किसका? काउंट फार्मूला। हाँ कर सकते हो आप काउंट। इट्स जस्ट लाइक कुछ भी कर सकते हो आप। प्लस का फॉर्मूला लगा सकते हो, सीरीज का यूज कर सकते हो। वो तो जो सीरियल नंबर है, रॉ डायनेमिक होता है। रॉ का जो फॉर्मूला तो डायनेमिक होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली इज लाइक वर्सेटाइल। कोई कैसे भी कैसे, कान सीधे हाथ से पकड़ो चाहे उल्टे हाथ से पकड़ो, पकड़ आप कान ही रहे हो ना। चाहे आप सम का फॉर्मूला लगाओ या सब टोटल का फॉर्मूला लगाओ, आपको मिलना रिजल्ट एक ही है, बस तरीके अलग हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला मतलब ज्यादा इजी टू हैंडल है, या आप बहुत किस फॉर्मूला को आप प्रैक्टिस में हो, बस दैट्स ऑल। चलो, हो गया, तो समझ में आ गया। तो थैंक यू मैम फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। और जैसे कि आपको लास्ट की वीडियो की क्लास का लिंक आपको मिल चुका है, और ये भी कल आपको मिल जाएगा। तो प्लीज अगर आपने छोड़ दिया है तो आप प्लीज एक बार देख लें पिछले की क्लासेस की वीडियो, ताकि आप आगे नेक्स्ट सेशन कुछ भूल ना जाए। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो इससे भी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। तो बाकी आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ अपने जानने वाले लोगों के साथ और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा लोग तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ हम क्लास को यूज करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। तो आपसे बात की। गुड नाइट।
बाकी थैंक्स मधु फॉर आस्किंग क्वेरी.